सभी को नमस्कार। वर्मा सर की क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज का टॉपिक 11th फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत चैप्टर सेकंड आज हम देख रहे हैं और चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। वर्गीकरण हम जानते हैं क्लासिफिकेशन जिसे कहा जाता है गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न प्रकार के जीवों को सेपरेट करना, पृथककृत करना। जैसे सबसे प्राचीन वर्गीकरण द्विजगत वर्गीकरण माना गया है, जिसके अंतर्गत प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, जंतु और पादप। तो यह द्विजगत वर्गीकरण था। इसके बाद में जैसे जैसे आवश्यकता होती गई, आधुनिक एवं नए प्रकार के वर्गीकरण प्रादुर्भाव में आते गए, जिनके अंतर्गत विटेकर द्वारा दिया गया 5 जगत वर्गीकरण बड़ा महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, जो संपूर्ण जीव जंतु वनस्पति पेड़ पौधों को अलग अलग 5 भागों में विभाजित करता है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, अध्याय सेकंड, जीव जंतुओं का वर्गीकरण। लिनियस के काल में सभी पादप और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी एवं एनिमेलिया जगत नाम दिए गए थे। कहने का मतलब सभी पेड़ पौधों को प्लांटी में शामिल किया गया और सभी जीव जंतुओं को एनिमेलिया में शामिल किया गया। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक, एक कोशिक तथा बहुकोशिक एवं प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। एक कोशिक कौन होगा, दो कोशिक वाले या दो से अधिक बहुकोशिक वाले जीव कैसे होंगे, उन्हें कहां रखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका उस कोशिका को कहते हैं जिसमें केंद्रक प्रारंभिक स्थिति में होता है। प्रारंभिक स्थिति से तात्पर्य है केंद्रक के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। केंद्रक का मटेरियल तो होता है, लेकिन उसको चारों ओर कवर किए हुए झिल्ली का अभाव होता है। तो ऐसी कोशिका को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित केंद्रक वाली कोशिका, जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर इन्वेलॉप उपस्थित होता है, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो यहां पर द्विजगत वर्गीकरण में इनको सेपरेट कर पाना संभव नहीं था। ठीक इसी प्रकार किसमें फोटोसिंथेसिस होता है, कहने का मतलब ग्रीन एल्गी, शैवालों में प्रकाश संश्लेषण होता है, और जितने भी कवक होते हैं वो प्रायः परजीवी होते हैं, क्योंकि वो अन्य पौधों या जीव जंतु या खाद्य पदार्थों के ऊपर मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो इन सभी को अलग अलग वर्गीकृत करना द्विजगत प्रणाली में संभव नहीं था। जब द्विजगत प्रणाली में संभव नहीं था तो विटेकर ने नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे 5 जगत वर्गीकरण कहा गया। इस 5 जगत वर्गीकरण में जो 5 जगत थे, क्रमशः आप देख पा रहे हैं इनको, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। डियर स्टूडेंट, 2 जगत में कोई दिक्कत नहीं है। प्लांटी यानी सभी पेड़ पौधे, एनिमेलिया अर्थात सभी जीव जंतु। 5 जगत वर्गीकरण को समझना विटेकर के द्वारा दिया गया यह एक सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण था, जिसके 2 पदों को हम जानते हैं। अब हमें 3 चीजों को देखना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। प्रोटिस्टा समस्त प्रोटोजोआ इसके अंतर्गत रखे गए हैं। प्रोटोजोआ प्रारंभिक जीव, प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, जोआ का मतलब जीव। वे जीव जो उत्पत्ति में सर्वप्रथम उत्पन्न हुए, हमारे सामने आए, प्रकृति में जिनका प्रादुर्भाव सबसे पहले हुआ, उन्हें प्रोटोजोअन्स कहा गया। इन्हें प्रोटोजोआ हम समझ गए। हम जानते हैं अमीबा, पैरामेशियम, ये सभी प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं। तो 3 जगत में अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटोजोआ हम समझ गए, प्रारंभिक कोशिका, प्रारंभिक जीवों को हमने प्रोटोजोअन्स कह दिया। प्लांटी के अंतर्गत सभी पेड़ पौधों को हमने कह दिया।
एनिमेलिया के अंतर्गत हमने सभी जीव जंतुओं को कह दिया। अब बारी आती है मोनेरा और फंजाई की। मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव, अर्थात वायरस, बैक्टीरिया, ये जितने भी प्रिमिटिव यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव थे जिनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता था, उन सभी को मोनेरा के अंतर्गत रखा गया। तो जगत मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले, जगत प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक कोशिका वाले प्रारंभिक जीव, फंजाई सभी कवकों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया। अर्थात ये सभी जीव परपोषित है, मृतजीवी के रूप में या परजीवी के रूप में ये अपना पोषण प्राप्त करते थे। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने विटेकर के द्वारा दिए गए 5 जगत वर्गीकरण के सारे बिंदु उपस्थित हैं। मान करके चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टेबल में से कुछ न कुछ क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, है ना। तो अब हम एक ब्रीफ अकाउंट यहां पर देखते हैं। मोनेरा में सेल प्रोकैरियोटिक प्रकार की है, बाकी सभी में यूकैरियोटिक प्रकार की है। कोशिका भित्ति बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। मोनेरा की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज रहित होती है, सेल्यूलोज रहित अर्थात इसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। प्रोटिस्टा कुछ में उपस्थित होती है, अदरवाइज इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वाल का इनमें अभाव होता है। अमीबा के शरीर के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। इसमें हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति का अभाव होता है। फंजाई में जितने भी कवक है उनमें सेल्यूलोज रहित काइटिन की बनी हुई हम देखते हैं कि सेल वाल या कोशिका भित्ति होती है। पेड़ पौधों में, प्लांटी में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनिमेलिया जंतु कोशिका में किसी प्रकार की सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बट सेल वाल कोशिका भित्ति का अभाव होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर भी आता है कि पादप कोशिका के चारों ओर हम देखते सेल वाल पाई जाती है, वहीं हम देखते जंतु कोशिका के चारों ओर सेल वाल नहीं पाई जाती, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रक झिल्ली हम जानते हैं क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल है इसलिए उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है। बाकी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए जगत है, इनमें हम देखते हैं कि केंद्रक के चारों ओर सुविकसित न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। काय की संरचना, किस प्रकार से इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। सभी सेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर ऊतक अंग अपन जानते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, अमीबा, पैरामेशियम, ये सिंगल सेल से बने हुए जीव हैं, एक ही कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। वहीं देखते हैं प्लांट और एनिमल्स का शरीर मल्टी सेल्यूलर होता है। कवक मल्टी सेल्यूलर कई कोशिकाओं के बने हुए तंतुओं से बने हुए होते हैं जिन्हें हाइफा कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं वो सब मल्टी सेल्यूलर में आ जाएंगे। मल्टी सेल्यूलरिटी से और आगे बढ़ेंगे तो प्लांट भी मल्टी सेल्यूलरिटी रहेगी, लेकिन उसमें भी अपन जानते हैं जाइलम, फ्लोएम और विभिन्न प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू वगैरह आदि आदि उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार जंतुओं में भी कई प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू और कई प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो अंगों का निर्माण कर देते हैं। तो ये हम देखें कंपोजिशन हो गई इनकी, बॉडी कंपोजिशन कि प्रारंभिक जीव है तो कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं और आधुनिक होते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहां पर बहुकोशिक भी हो गए हैं और अंग तंत्रों का निर्माण भी हो गया है। हम जानते हैं जब कई जैव अणु जुड़ते हैं तो सेल बनती है, सेल जुड़ती है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू जुड़ते हैं ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जुड़ते हैं ऑर्गन सिस्टम बनता है, अंग तंत्र बनता है। और जब कई अंग तंत्र हमारे शरीर में एक साथ समाहित हो जाते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तो हम देखते हैं शरीर का निर्माण होता है। तो ये सब किससे बन रहे हैं? सेल से। बट सेल किस कंडीशन में हमारे शरीर में उपस्थित है? ऊतक, अंग और अंग तंत्रों के रूप में उपस्थित है। तो ये डेवलपमेंट के आधार पर चलता है। पोषण की विधि, मोनेरा जो होते हैं स्वपोषी होते हैं या परपोषी प्रकार के होते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट उसमें उपस्थित रहेगा तो स्वपोषिता रहेगी, और अगर
क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा तो परपोषी के रूप में हम देखेंगे कि अपना जीवन व्यक्त करते हैं। जैसे बैक्टीरिया में हम देखते हैं, बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो वो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। वहीं वायरस जितने भी हैं, विषाणु जिन्हें हम कहते हैं, वो सब परपोषी है। हम जानते हैं कोरोना वायरस, वह शरीर पर परजीवी के रूप में रहता है और पोषक से पोषण प्राप्त करता है। मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा में हम देखते हैं, ये प्रायः स्वपोषी होते हैं। फंजाई परपोषी होगी और प्लांटी स्वपोषी होगा और एनिमेलिया सभी जीव जंतु परपोषी होते हैं। जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। यदि प्रकाश संश्लेषण होता तो न मैं यहां बैठ करके लेसन का वीडियो बनाता रहता और न आप लोग यहां बैठ करके उस लेसन का वीडियो देखते रहते, कहीं ना कहीं धूप में खड़े रहते और प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फूड को रेडी करते रहते। चलिए आगे देखते हैं। पोषण की विधि के बाद में हम देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की विधि। मोनेरा में संयुग्मन के द्वारा प्रजनन होता है। प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन के द्वारा, युग्मक संलयन यानी युग्मक बन सकते हैं, या तो अलैंगिक जनन होगा या युग्मक संलयन के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। वहीं हम देखते हैं जो कवक जगत है हमारा, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। प्लांट में भी फर्टिलाइजेशन होता है और एनिमेलिया में भी निषेचन या फर्टिलाइजेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो ये वीटेकर के द्वारा दिया गया पंच जगत वर्गीकरण है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों, धारणाओं पर विचार करेंगे। इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे बन सकते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें नील हरित शैवाल कहा जाता है, फंजाई, मास, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। ये एक 5 जगत वर्गीकरण का महत्वपूर्ण दोष है कि जो प्रिमिटिव प्लांट थे जिन्हें शैवाल कहा गया था, ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल जैसे पौधे, उन्हें यहां सम्मिलित रूप से एक ही जगत प्लांटी के अंतर्गत रख दिया गया। तो यह एक गलत अवधारणा यहां पर साबित होती है। महत्वपूर्ण बिंदु है, ये ध्यान में रखना है। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन के 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था तथा सारे यूकेरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया था। अतः एक षड्जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकेरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा शैवाल। जहां क्लेमाइडोमोनास एक कोशिक जीव होता है, वहीं स्पाइरोगायरा हम देखते हैं कई कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए फिलामेंट या तंतु के समान संरचना होता है। सामान्यतः काई या कंजी जो होती है वह स्पाइरोगायरा शैवाल को व्यक्त करती है। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादप जैसे स्वपोष के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की और हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को इकट्ठा रख दिया गया, प्रोटिस्टा में रख दिया गया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्तियुक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, पैरामेशियम एवं अमीबा के साथ रखा गया है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था।
ऐसा वर्गीकरण के मापदंडों में परिवर्तन के कारण संभव हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासी संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिकी, कायिकी, प्रजनन संबंध समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति, वृत्ति हो और विकासी संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में हम व्हिटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमिलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप और प्राणी या जंतु जगत कहा जाता है, इनकी चर्चा भी अगले अध्यायों में की जाएगी। चलिए आइए देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत पहला जगत मोनेरा जगत। मोनेरा जगत हम देख रहे हैं, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठंडा, गर्म, हर प्रकार का वातावरण, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, सभी जगह हम देखते हैं बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया का उनके आकार के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे देखिए यहां पर हम देख रहे हैं, अगर छड़ के आकार के बैक्टीरिया है तो उसे बेसिलस कहा जाता है, छड़ के आकार के। यदि सर्पिलाकार बैक्टीरिया है तो उसे स्पाइरिलम कहा जाता है। कॉमा के आकार का है तो इसे वाइब्रियो बैक्टीरिया कहा जाता है। और अगर गोलाकार बैक्टीरिया है तो उसे हम गोलाकार है कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। तो आकार के आधार पर ध्यान रखना है हमको, पॉइंट बनेगा। स्पाइरिलम बैक्टीरिया हम देख रहे हैं, इसके दोनों सिरों पर कशाब या फ्लेजिला पाए जाते हैं। फ्लेजिला, इनकी सहायता से यह गति करता है, इसलिए मोटाइल बैक्टीरिया, गतिशील। अगर कशाब नहीं होते तो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, अगतिशील बैक्टीरिया कहलाता है। डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करना है और याद करना है तो सीधे बैठना पड़ता है, कंसंट्रेशन रखना पड़ता है। अगर पढ़ाई में ड्रामा करते हैं तो लाइन में पीछे पीछे आपके लिए जगह उपलब्ध होती है। तो कंसंट्रेशन यहां रखिए, ठीक से बैठिए, आराम में अपने आप को थोड़ा कष्ट देंगे तो आपको झोंके भी नहीं आएंगे और आप ठीक से समझ भी पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी अथवा रसायन संश्लेषी प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं। अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, बल्कि भोजन के लिए अन्य जीवधारियों या मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषी होंगे, रसायन संश्लेषी होंगे, पॉइंट यहां पर ये ठीक नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में। तो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं और रसायन संश्लेषी भी स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, किंतु कुछ ऐसे रहते हैं जो अपना भोजन अन्य से प्राप्त करते हैं, वो परपोषी के अंतर्गत आते हैं। आद्य बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों, जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, लवण, समुद्री जल, बहुत अधिक उसमें साल्ट घुले हुए रहते हैं। गर्म झरने, ध्यान रखना अपने को, गर्म झरनों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया थर्मो एसिडोफिलस कहलाता है। कच्छ क्षेत्र, कच्छ क्षेत्र का मतलब होता है दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाला मेथेनोजन पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही कारण है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं। मेथेनोजन बैक्टीरिया रूमिनेंट पशुओं, जुगाली करने वाले जानवर, गाय, भैंस, बकरी, जिराफ, ये रूमिनेंट कहलाते हैं। इनकी आंत्र में पाए जाते हैं। वहां गोबर का विखंडन करके बायोगैस के रूप में, जैव गैस के रूप में मीथेन का उत्पादन करते हैं। कौन से? मेथेनोजन बैक्टीरिया, ध्यान रखना है। देन यू बैक्टीरिया, जो वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें यू बैक्टीरिया कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। बैक्टीरिया
जैसे नॉस्टॉक एवं एनाबिना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशिंग बैक्टीरिया माने गए हैं, जो हम देखते हैं चावल के खेतों में पाए जाते हैं। चावल के खेतों में पाया जाता है नॉस्टॉक, और वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं, अर्थात ये सोपोषी नहीं है, इसलिए इन्हें अपन ने परपोषी नाम दे दिया है। ये दूध से दही बनाने में, जैसे लैक्टोबैसिलस, प्रतिजैविक के उत्पादन में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसलों आदि को हानि पहुंचाते हैं, जैसे हेजा, टाइफाइड, टिटेनस, साइट्रस कैंकर। ये बीमारियां हैं, शुरू वाली बीमारियां मनुष्य से संबंधित है, साइट्रस कैंकर बीमारियां पादपों से संबंधित है। तो ये बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, अर्थात बैक्टीरिया जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों में विभिन्न रोगों को उत्पन्न करते हैं। डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी के हिसाब से कंटेंट काफी छोटे होते हैं। आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन की रिफ्रेशर बुक अवश्य देखिएगा। उसमें आपको ये सारे पॉइंट बड़े डिटेल में दिखलाई देंगे कि कौन कौन सा बैक्टीरिया क्या क्या कार्य कर रहा है, क्योंकि नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनेगा ये आप नहीं बतला सकते। यहाँ केवल एक लाइन में टाइफाइड नाम दिया हुआ है, जिसको देख करके आप ज्यादा इंजॉय नहीं कर सकते कि अरे टाइफाइड टाइफाइड पढ़ा था मैंने एनसीईआरटी में, उसमें से आ गया। आपको याद रखना पड़ेगा टेबल बना करके। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार टिटेनस, साइट्रस कैंकर, ये सब अलग अलग प्रकार के रोग हैं जिनके कारक जीवाणु अलग अलग होते हैं। चलिए देखिए, एक बैसिलस बैक्टीरिया बतलाया गया है जिसमें डिवीजन हो रहा है। यह कोशिका विभाजन के द्वारा दो भागों में विभाजित हो रहा है। तो बैक्टीरिया मुख्य रूप से कोशिका विभाजन द्वारा रिप्रोडक्शन या प्रजनन करते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है कोशिका विभाजन द्वारा होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में जैसे ठंड में मनुष्य कैसा सोता है, गोल हो जाता है, रजाई ओढ़ लेता है। क्यों ओढ़ता है? ताकि अपने आप को ठंड से बचा सके। ठीक इसी प्रकार से बैक्टीरिया भी अनफेवरेबल कंडीशन में, कहीं गर्मी हो रही है, सूखा हो रहा है, एसिडिक मीडियम हो गया जल में, तो ये अपने चारों ओर एक सिस्ट या पुटी का आवरण कर लेता है। एक सिस्ट बना ली इसने, तो सिस्ट के द्वारा इसने अपने आप को एंडोस्पोर में कन्वर्ट कर लिया। नाम ध्यान रखिएगा, एंडोस्पोर में इसने अपने अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं को कुछ समय के लिए रोक लिया। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है, यह अंकुरण करके नए बैक्टीरिया को उत्पन्न कर देता है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी है जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। इसमें हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली पाई जाती है वो 100 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है। सभी रेफरेंस बुक में डिटेल में दिया हुआ है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है माइकोप्लाज्मा के चारों ओर, वह 100 एंगस्ट्रॉम मोटी रहती है। पशुओं में फुट एंड माउथ डिसीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाला सबसे सामान्य रोग फुट एंड माउथ डिजीज, पशुओं का, एनिमल्स का मुख और पैर एवं मुख रोग, यह माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। चलिए सेकंड जगत पर अब हम जाते हैं, जिसे हमने प्रोटिस्टा जगत कहा गया है। सभी एक कोशिक यूकेरियोट को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे जीवों को शामिल किया गया है। क्राइसोफाइट, इस समूह के अंतर्गत डायटम्स एवं सुनहरे शैवालों को रखा गया है। ये स्वच्छ जल, लवणीय यानी समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं।
डाइनोफ्लेजिलेटेड, डाइनोफ्लेजिलेटेड, फ्लेजिला डाई यानी कि दो फ्लेजिला वाले जीव इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, लाल ये दिखलाई देते हैं। इनकी कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कठोर पट्टिकाएं पाई जाती है। अधिकतर डाइनोफ्लेजिलेटेड में दो कशाभ पाए जाते हैं, दो फ्लेजिला इनमें उपस्थित होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अत्यधिक डाइनोफ्लेजिलेटेड में दो कशाभ होते हैं, जिनमें एक लंबवत दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। प्रायः लाल डाइनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, बहुत अधिक दिखलाई देते हैं, जिससे समुद्र का जल लाल दिखलाई देता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली और अन्य समुद्री जीव मर भी जाते हैं। यूग्लिनाइट, यूग्लिना इस अंतर्गत आता है। हम जानते हैं पेलिकल आवरण यूग्लिना पर पाया जाता है। ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। बाहर की तरफ पेलिकल है, अंदर न्यूक्लियस है, सिंगल बड़ा फ्लेजिला इसमें लगा हुआ है और हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण यह फोटोसिंथेसिस कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण की घटना प्रक्रिया इसमें उपस्थित होती है। अवपंक कवक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला। अवपंक कवक मृत पोषी प्रोटिस्टा है। सड़ती हुई टहनियों पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बना देते हैं जो कई फीट तक लंबा हो सकता है। ध्यान रखना, इस समूह का नाम प्लाज्मोडियम है और हम जानते हैं मलेरिया के परजीवी का नाम भी प्लाज्मोडियम है। क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। अवपंक कवक के बड़े बड़े समूह क्या कहलाते हैं? तो प्लाज्मोडियम कहलाते हैं। और प्लाज्मोडियम को एक अलग कंडीशन, दोनों बोथ प्लाज्मोडियम आर नॉट सेम। यूं नहीं सोचना है कि अवपंक कवक से प्लाज्मोडियम बन गया जिसने मलेरिया रोग उत्पन्न कर दिया। ये समूह का नाम है और वहां पर हम देखते हैं परजीवी प्रोटोजोअन का नाम है। प्रोटोजोआ हमने देखा प्रारंभिक जीव है। यह पैरामेशियम का स्ट्रक्चर है जिसमें हम देखते हैं दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जो पैरामेशियम होता है उसमें हम देखते हैं कि दो केंद्रके पाई जाती है। जब दो केंद्रके इसमें पाई जाती है तो दोनों केंद्रकों का साइज अलग अलग होता है। बड़े केंद्रक को मैक्रोन्यूक्लियस और छोटे केंद्रक को माइक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। देखिए यहां पर एक बड़ा न्यूक्लियस है, एक छोटा न्यूक्लियस है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उत्सर्जन का कार्य करती है। यह कोशिका के अंदर उपस्थित अपद्रव्यों को इकट्ठा करती है और शरीर से बाहर अपद्रव्यों को छोड़ने का कार्य करती है। फूड वैक्यूल खाद्यदानी इसमें पाई जाती है। ये वेस्टिब्यूल है, यहाँ पर इसका मुख है। यहाँ से जल का करंट इसके अंदर जाता है और उसके साथ यहाँ भोजन को इकट्ठा करके एक फूड वैक्यूल बना दी जाती है। ध्यान रखना है, पैरामेशियम वह जीव होता है जिसके शरीर के चारों तरफ बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। 2009 ने सीलिया, सीलियरी मूवमेंट के द्वारा हम देखते हैं कि सीलिया की गति के द्वारा यह मूवमेंट करता है। सीलिया को हिंदी में पक्ष में भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। और इसकी विशेषता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बतला रहा हूं, देखिए इसका जीव द्रव्य अंदर ही अंदर चक्कर लगाता है। पैरामेशियम का जीव द्रव्य अंदर ही अंदर चक्कर लगाता है ताकि यहां से जो भोज्य पदार्थ आया था और फूड वैक्यूल बनी थी वो पूरे शरीर में परिसंचरण कर सके और उसमें से पोषक तत्वों को खींचा जा सके। नाम ध्यान रखना है कि जीव द्रव्य की होने वाली इस गति को साइक्लोसिस कहा जाता है। पैरामेशियम के जीव द्रव्य की गति साइक्लोसिस कहलाती है। इस साइक्लोसिस गति के द्वारा हम देखते हैं कि इसमें फूड वैक्यूल जो होती है, खाद्यधानी जो होती है, वो पूरे जीव द्रव्य के अंदर गति लगाती है। वहीं पर उसका पाचन होता है। इंटरसेल्यूलर कोशिका के अंदर एंजाइमों के द्वारा पाचन होता है और पोषक पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। और वेस्टिब्यूल के जो हम देखते हैं एक छिद्र होता है, वहां पर देखिए इधर ये फूड वैक्यूल है, आकार इसका छोटा होता जा रहा है और यहां से उसे शरीर से बाहर
त्याग दिया जाता है। यानी एक प्रकार से यह जो छोटा सा होल है यह इसके एनस का वर्क करता है, जहां से यह अपद्रव्यों को शरीर से बाहर त्याग देता है। कवक या फंजाई मशरूम, जिसे हम कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं, बारिश के दिनों में हम देखते हैं सड़े गले मृत पदार्थों के ऊपर एक छतरी जैसा कवक दिखलाई देता है जिसे छत्रक कहा जाता है। करोड़ों बीजाणु हम देखते हैं इनके अंदर, इसके छत्रक के अंदर उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा यह रिप्रोडक्शन करता है। पेनिसिलियम एक विशेष प्रकार का कवक है जो हम देखते हैं प्रतिजैविक पदार्थों के निर्माण में काम आता है। माइसीलियम कवक जाल जो है उसे माइसीलियम कहा जाता है। कवक जो होते हैं जालिकावत संरचना बनाए हुए होते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे मकड़ी का जाल बना हुआ हो, उस जाल को कहा जाता है माइसीलियम। एक तंतु को कवक तंतु या हाइफा कहा जाता है। हाइफा की विशेषता होती है, जैसे हम हमारी उंगली देखते हैं, उंगली में कुछ कट लगे हुए होते हैं, तो इसी प्रकार से कवकों के पादप में भी इस प्रकार से सेल्यूलर बटी हुई हो सकती है, कट लगे हुए हो सकते हैं। तो कट लगे हुए तो हम क्या बतलाएंगे कि सेप्टेड, सेप्टा प्रेजेंट, और अगर ये सेप्टा नहीं होंगे तो लगातार जीव द्रव्य उपस्थित रहता है, उस कंडीशन को सिनोसिटिक कहा जाता है। सेप्टेड आर सिनोसिटिक। सेप्टेड यानी सेप्टा बटे हुए हैं और सेप्टा नहीं है तो जीव द्रव्य उसके अंदर लगातार फैला हुआ है, जिसे हम सिनोसिटिक अवस्था कहते हैं। प्रायः ये मृतजीवी या परजीवी होते हैं। मृतजीवी रहेंगे तो सड़े गले मृत पदार्थों पर ये अपनी ग्रोथ करेंगे, और अगर परजीवी हैं तो ये अन्य जीव जंतुओं, पेड़ पौधों या पदार्थों के ऊपर वृद्धि करते हैं, तो ये परजीवी कहलाते हैं। फंजाई में रिप्रोडक्शन खंडन के द्वारा या विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा आदि के द्वारा होता है। आप लोगों ने देखा होगा, प्राय हम देखते हैं कई पौधों की पत्तियां ऐसी रहती जिनके ऊपर हमें विभिन्न प्रकार का बारीक बारीक पाउडर गिरा हुआ दिखलाई देता है। ये वास्तव में बीजाणु हैं कवकों के, और उसमें रोग, उनके द्वारा होने वाले रोग को ये फैलाने का कार्य करते हैं। ये स्पोर है, यह हवा के द्वारा जहां उड़ करके जाएंगे स्वस्थ पौधे पर, वहीं पर इसका जर्मिनेशन चालू हो जाएगा और वहीं पर हम देखेंगे यह आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको बतलाता हूं, आप बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी पढ़िए, उसमें ये सारी चीजें बड़ी स्पेशल रूप में और डिटेल में आपको दिखलाई देगी और आपके लिए काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी रहेगी और काम में भी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो जो स्पोर जैसी संरचनाएं हम देख रहे हैं उन्हें हमने या तो स्पोर कहा या कोनिडिया कहा। अलग अलग कवकों में इनके नाम अलग अलग रहते हैं। कुछ बीजाणु हम देखते हैं कि मोटाइल होते हैं तो उन्हें चल बीजाणु कहेंगे, और कुछ अचल रहेंगे तो वो नॉन मोटाइल जीवाणु कहलाते हैं। चलिए देखिए, दो चल या अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना प्लाज्मोगेमी कहलाता है। ये रिप्रोडक्शन में होता है कवकों में। दो चल या दो अचल प्रकार के जीवाणु आपस में जुड़ जाते हैं, और जैसे अंडाणु और शुक्राणु जुड़ के जाइगोट बनाते हैं, उस प्रकार ये हम देखते हैं कि गेमेट जो बन रहे हैं, युग्मक बन रहे हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। दो केंद्रों का संलग्न होना केंद्र संलयन कहलाता है। 2n कोशिका होती है तो उसे द्विगुणित कहा जाता है। सिंगल एन अगर होती है तो उसे हेप्लाइड कोशिका कहा जाता है। फाइकोमाइसिटिस जलीय आवास वाली कवक है। गीली सड़ी लकड़ी, नम या सीलन भरे स्थानों पर हम देखते हैं ये उपस्थित होती है, पाई जाती है। म्यूकर, राइजोपस, ये फाइकोमाइसिटिस के अंतर्गत आती है। म्यूकर, राइजोपस। म्यूकर को पिन फफूंदी कहा जाता है। म्यूकर पिन फफूंदी, आलपिन जैसी दिखलाई देती है तो पिन फफूंदी। और राइजोपस हम देखते हैं ब्रेड मोल्ड कहलाता है, क्योंकि यह रोटी पर, डबल रोटी ब्रेड काफी नुकसान पहुंचाता है बेकरी उद्योग को। बेकरी उद्योग नॉट इजी टास्क,
वहां पर हम देखते हैं राइजोपस के संक्रमण से कई बेकरी उत्पाद खराब कर दिए जाते हैं। एस्कोमाइसिटीज, एस्कस का निर्माण होता है। एस्कोमाइसिटीज में एस्कस का निर्माण होता है, ध्यान रखना है। कुछ बड़े खड़े तंतु बनते हैं जिन्हें हम एस्कस कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडिया का निर्माण होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में हम देखते हैं बेसिडिया का निर्माण होता है। बेसिडिया दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन वाले, नेगेटिव स्ट्रेन वाले। दोनों दिखने में एक जैसे रहते हैं, समयुग्म की प्रोसेस रहती है, तो कुछ को पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ को नेगेटिव हम बोलेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पहली लाइन है, अपूर्ण कवक इन्हें कहा जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है? अपूर्ण कवक। क्यों? क्योंकि इनमें लैंगिक जनन ज्ञात नहीं है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बाकी सब में ज्ञात है, लेकिन इसमें अल्टरनेरिया होर्डाई, अस्टिलेगो होर्डाई इसका एग्जाम्पल होता है। अल्टरनेरिया जिसमें हम देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है बट सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, फलस्वरूप इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव नहीं होता है। पादप जगत और जंतु जगत, हम जानते हैं पादप जगत पेड़ पौधों से संबंधित है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था दो प्रकार की अवस्थाएं चलती है, गेमेटोफाइट अवस्था और स्पोरोफाइट अवस्था। गेमेटोफाइट कन्वर्टेड इनटू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट कन्वर्टेड इनटू गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट नाइदर गिव बर्थ टू गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट नाइदर गिव बर्थ टू स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बनेगा, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा। जंतु जगत, एनिमेलिया किंगडम, हम जानते हैं सभी जीव जंतुओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। वायरस, वायरस बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। वायरस ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में संयोजी कड़ी है। इसके कुछ लक्षण वायरस के सजीव हैं और कुछ लक्षण निर्जीव हैं। निर्जीव जैसे इसमें ग्रोथ नहीं होती, तो ये निर्जीव का लक्षण हो गया। तो सजीव का लक्षण जैसे किसी एनिमल के या प्लांट के कांटेक्ट में आएगा, इसमें ग्रोथ होगी। इसमें वातावरण के प्रति संवेदनशीलता नहीं पाई जाती, यानी कि निर्जीव हो गया। इसका क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, पाउडर बना करके स्पेयर करके रखा जा सकता है। कई देशों में इससे वार किया जाता है। इसको पाउडर बना करके रख लिया, पाउडर बना करके रख लिया और मौका आने पर इसका स्प्रे कर दिया कहीं पर, तो ये जैसे लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आएगा ये सक्रिय हो जाता है। इन्हें वायरस का ध्यान रखना है। यह अपनी सक्रियता केवल सजीव के संपर्क में आने के बाद ही दिखलाता है। सजीव के शरीर के बाहर ये निर्जीव है, सजीव के कांटेक्ट में आते से ही ये सक्रिय हो जाता है। प्रमुख प्रकार का वायरस हम देखते हैं जीवाणु भोजी कहलाता है, जो जीवाणु का भोजन करता है। बैक्टीरियोफेज टेडपोल के आकार का होता है। कहां पाया जाता है? गंगा नदी में पाया जाता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार जैसे अपन बोलते हैं ना कि गंगा में नहाने पर रोग दूर हो जाते हैं, वैज्ञानिक मान्यता यह है कि उसमें जीवाणु भोजी बहुत बड़ी तादाद में उपस्थित होते हैं, जो रोगियों के शरीर को रोग मुक्त करने में मदद करते हैं। विषाणु के अंतर्गत हम देखते हैं टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेइक वायरस, जिसके अंदर एक आरएनए पाया जाता है और बाहर प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड आवरण पाया जाता है। कैप्सिड की एक इकाई को कैप्सोमियर कहते हैं। प्रोटीन की एक इकाई को कैप्सोमियर हम कहते हैं। ये जीवाणु भोजी का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम देख रहे हैं हेड है, कॉलर रीजन है, टेल है, नीचे की तरफ टेल प्लेट रहती है जिससे टेंटेकल्स निकले होते हैं। टेंटेकल्स की सहायता से ये बैक्टीरियोफेज पर चिपकता है और आगे अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। ध्यान रखना है यहां पर हमको पॉइंट कि जितने भी वायरस होते हैं इनका बाहर का जो आवरण है यह प्रोटीन का पाया जाता है, जैसा कि हमने
टीएमवी में देखा बाहर कैप्सिड है, और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो इसका हेक्सागोनल हेड है, इसका बाहर का जो आवरण है वह प्रोटीन का बना हुआ है। प्रायः प्लांट वायरस में आरएनए और एनिमल वायरस में डीएनए पाया जाता है, जो न्यूक्लिक मटेरियल के रूप में उपस्थित होता है। वाइराइड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। शरीर के बाहर वायरस को वाइराइड कहा जाता है। शरीर के अंदर है तो वायरस है, और बाहर है तो इसे वाइराइड कहा जाता है। या यहां पर जैसे अपन देख रहे हैं, वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। यह वाइराइड के नाम से जाने जाते हैं। यानी मेनली इसमें प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है। लाइकेन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइकेन शैवाल और कवक, अंडरलाइन द वर्ड शैवाल एंड कवक, इन दोनों का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। आपने देखा होगा जब हम बाजार से गरम मसाला लाते हैं तो उसमें कुछ सूखे हुए पेड़ पौधे जैसे अवयव हमें दिखलाई देते हैं, वो कवक है। कवक और शैवाल का मिला जुला रूप है जिसे लाइकेन कहा जाता है, जिसका प्रयोग मसाले में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट। ये हमारे पहले इकाई का दूसरा चैप्टर जो आज हमने पूरा किया, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण से संबंधित था। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में।